चलिए, कहाँ तक आए थे आपको याद आ रहा है? अर्ली मॉर्निंग में हमने लेक्चर लिया था, शायद आपको याद आ रहा होगा कि पहुंच चुके थे हम शिवजी शहर का हमारा हो गया था। और उसके पश्चात हम लोग kyushu शहर में चले गए थे और वहाँ पर खंजरी के साथ भजन से शुरुआत की थी। भजन भले ही उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी लोग ताली पर ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, बड़े चाव से उसे सुन रहे थे। और उस दिन उनका पहला ही भाषण था भजन, और उसका अनुवाद समय के साथ साथ चलता रहा। और दूसरे दिन फिर राउंड टेबल हुई, और जहाँ पर सवाल किए जा रहे थे, जैसे कि माता पिता के साथ फिर क्या वो जंगल में रहे, और तो आपका शरीर कितना बलवान है, कितनी देर तक व्यायाम करते हैं, और ईश्वर का रास्ता कहाँ पर मिला, क्या संसार में भूत बाधाएं मिली, और क्या उन्होंने फीलिंग किया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने हिंदी में दिए, और साथ ही में उसका जापानी में अनुवाद भी हो गया। ठीक है, कुछ समय निकालकर फिर उद्योग धंधे कैसे चलते हैं वहां पर तुकडोजी महाराज की दृष्टि गई, और उनकी वो पहली दृष्टि हम लोगों के लिए कैसे हितकारी हुई वो देखिएगा कि उनके साथ में सेवा मंडल के सेवाधिकारी के रूप में श्री तुकाराम दादा और वहां की संस्था के एक सेक्रेटरी आए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आए थे। यहाँ तक का हिस्सा क्लियर हो गया हो? आपकी इच्छा हो तो हम लोग आगे बढ़े, आपकी आज्ञा हो तो आप वैसे बताइएगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। आगे बढ़ना है? जी ओके, थैंक यू। अब देखिए 28 जुलाई तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग 29 जुलाई को देखते हैं। 29 जुलाई 1955 kyushu शहर तक हम लोग चलते हैं अभी। अब गए एक बड़े से बड़ा कारखाना देखने को, जहां पर हर रोज के 80,000 जूते तैयार होकर बाहर निकलते हैं। बस जाते ही सब लोग मुझे देखने लगे कि ये बड़ी मूंछ वाला लंबा तगड़ा भाई कौन है। मैं तो सीधा काम से ही निकला और सब चीजें देख रहा था। हजारों लड़कियां वहां काम कर रही थी, आदमी बहुत कम थे। एक लड़की के पास मैंने सबको देखने को रोका। वह बिना देखे काम कर रही थी। कितनी चपल, इतनी तेजी से वह काम कर रही थी, माने यंत्र का हाथ हो। मैंने देखा उसको, ऐसा लगा जैसे किसी राजा की महारानी हो देखने में, मगर एक कारखाने में बिजली जैसे काम कर रही है। प्रायः सभी लड़कियां उसी तरह काम करती थी। देखिए, देखिएगा कि जिस कारखाने में तुकडोजी महाराज चले गए हैं, तो उस कारखाने में 80,000 जूते जो बाहर तैयार होकर निकलते हैं। और इन 80,000 जूतों के बीच में जब वो देखते हैं कि सब लोग तुकडोजी महाराज की ओर देखने लगे कि बड़ी मूंछ वाला लंबा तगड़ा भाई कौन आ गया। और मैं तो सीधा काम से ही निकला, सब चीजें देख रहा था। और वहां पर क्या था कि हजारों लड़कियां वहां पर काम कर रही थी। आदमी बहुत ही कम थे, मतलब पुरुष बहुत ही कम। और वहां की जो लड़कियां थी वो बिल्कुल महारानी की तरह सुंदर दिखाई देती थी, चपल दिखाई देती थी, और काम करने में इतनी मेहनत थी कि वो काम करने में इतनी चतुर थे, इतनी चपलाई से काम करती थे कि मानो उस कारखाने में बिजली के जैसे काम कर रही हो। प्रायः सभी लड़कियां, मतलब एक नहीं बल्कि सभी लड़कियां उसी प्रकार का कार्य करती थी। हम 1 घंटा सब देखकर लौटे, सबको धन्यवाद की दिया। वापस आते ही सेक्रेटरी से पूछा, यह किसका कारखाना है? तब उन्होंने भी बताया कि यह सबके शेयर्स लेकर सहकारी तत्व के आधार पर बनाई हुई कंपनी है। प्रायः जहाँ जापान में जितने उद्योग धंधे चलते हैं सब सहकारी योजना से चलते हैं। कुछ खेतियां भी चलती हैं, मगर बहुतेरे लोग खेती का काम अपना अपना करते हैं। हमने देख लिया इसके पूर्व की खेती का काम वो कैसे करते हैं, खेती में क्या क्या उगाते हैं, और यदि उनके खेत में पानी नहीं होता तो घर का जो धनी है वो खुद
पानी ले देता है उसे, और वह खेती का अपना काम खुद कर लेते हैं। हम सब अब वापस अपनी जगह पर आ गए। यह हमारा 29 जुलाई 1955 का क्यूशू शहर में जो कारखाना था जूते बनाने का, वहाँ का वातावरण आपके साथ हमने रखा। डू यू अंडरस्टैंड किया? क्या आप लोग? यस मैम। ओके, वेरी गुड। बड़े हम लोग आगे, आपकी आज्ञा है 30 जुलाई को स्टार्ट करें? जी। ओके। अब हमारी क्योटो की तैयारी हो गई। यह बड़ा भव्य विशाल शहर, पुरानी राजधानी की जगह। हम रेल से उतरते ही हमारा स्वागत हुआ। देखिए ना, कितना मंगलमय वातावरण है वहाँ का, कि सब लोग याद कर रहे हैं, सब लोग प्यार कर रहे हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, है ना? जैसे आप लोग स्वागत कर रहे हैं, जैसे आप लोग वेट कर रहे हैं लेक्चर का, और साथ में सब लोग जुड़ भी जाते हैं। देखिए ना, कल आज सुबह की लेक्चर्स की भी यदि बात करते हैं तो आज सुबह में भी उतने ही लोग थे और अभी भी उतने ही लोग हैं। ये मुझे लगता है कि हमारा प्यार है, ये आपका प्यार है, ये आपकी ज्ञानवर्धकता है। तुकडोजी जी महाराज के संदर्भ में बड़ा अच्छा लगा, समय पर भी बताया गया, लेकिन मेरे बच्चे जुड़े, इस बात से लेकर हम बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं क्यूटो शहर में। अब हमारे क्यूटो की तैयारी हो गई। बड़ा भव्य विशाल शहर और ये पुरानी राजधानी की जगह। हम रेल से उतरते ही स्वागत हुआ। चले एक बस में बैठकर चले। उस बस में जापानी लड़की बस चलने पर एक छोटा माइक्रोफोन लेकर बोलने लगे। सुना, वह उस मोटर की व्यवस्था के लिए रहती है। बस में वह गाना कहे कहे और हम सुने। हमारा शहर कैसे सुंदर है, कौन से रास्ते कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी जगह देखने की काबिल है, वो बता रही थी। हम सबका स्वागत करती थी, कहती थी हाँ, आप सब यहाँ आते में बड़ी खुशी हुई है, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे शहर में आप घूमिए, हमें विश्व धर्म परिषद का संदेश देकर जाइएगा। यह कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सब लोग चाहे अलग जगहों के हो, मगर ये अपने शहर के मिजबान मानकर बड़े सुंदर शब्दों में बोल रही है और प्लीज प्लीज बोलकर बैठाल रही है। मतलब डोजो डोजो। इसके पूर्व भी हमने एक शब्द को सुना था, जापानीज शब्द था। कौन सा शब्द था, याद आ रहा आपको? इसके पूर्व के लेक्चर में हमने सुने थे, 3 लेक्चर्स पूर्व की बात कर रहे हैं। गुड नाइट की बात कर रहे थे हम लोग, और गुड नाइट को कौन से शब्द के साथ वाकिफ करवा दिया था, याद आ रहा होगा? सुनते रहे ना आप सभी लोग? जी मैम। हाँ, याद आ रहा है आपको? गुड नाइट के लिए कौन से शब्दों को वर्णन किया था, याद कीजिए। तो प्लीज शब्द को डोजो डोजो, इस शब्द को वह कहती थी, मतलब जहां पर हम प्लीज प्लीज कहते हैं ना, और वहां पर वो डोजो डोजो कहती है। हमको मात्सुकिची होटल में व्यवस्था के साथ उतारा गया, जहां अलग अलग राष्ट्रों के अनुसार कमरे बनाए हुए हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न पद्धति के, जापानी, अमेरिकी, अंग्रेजी और भारतीय व्यवस्था के। उनमें सभी रहन सहन वैसे ही चलेगी। हम जापान में आए हैं तो जापानी व्यवस्था के कमरे में ठहरना ही मुनासिब जान पड़ा। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की सेना के कमांडर से भी मेरी मुलाकात हुई। बहुत ही अच्छा लड़का था वह। और इसी तरह कियूशु में भी मैंने एक मीटिंग नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए ली थी। उनके प्रश्नों का जवाब दिया और उनका ताल्लुक सेवा मंडल के साथ जमा दिया। देखिए, भारत का आधार स्तंभ यदि कौन है तो वह है आज की युवा शक्ति, है ना? जैसे आप लोग, आपको शायद याद आ रहा होगा बेटा कि आपने SYBA में कथेतर गद्य को पढ़ा था, और कथेतर गद्य का अधिकतर हिस्सा और कुछ नहीं था बल्कि आप युवाओं के लिए था। जैसे हम लोग उठाते हैं चोरी और प्रायश्चित महात्मा गांधी का, और और उठाते हैं युवाओं से संबोधन स्वामी विवेकानंद जी का। तो होता क्या है दरअसल, देखिएगा, समाज को यदि बदलना है तो युवाओं को बदलना पड़ेगा।
है ना। और खास तौर पर ऐसे युवाओं को जैसे आपके जैसे, है ना, कि जो होनहार है, जो होशियार है, जो पढ़ने लिखने में माहिर है, जो हर कार्य के लिए तत्पर होते हैं, है ना। अब देखिए एक आध दो ने मैसेज को हमने जैसे देखा कि एक आध दो ने रीड किया था, लेकिन जैसे कॉलिंग शुरू की तो बस बच्चे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अब तो 8 लड़कियां जो अर्ली मॉर्निंग में सुबह भी 8 थे, अभी भी 8-10 लड़कियां जमा हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम तभी पढ़ा पाएंगे बेटा, कोई भी व्यक्ति तभी पढ़ा पाएगा जब आपका हमें पूरा पूरा योगदान हो, आपका सहकार्य हो, है ना। आपका मैसेज जब तक हमें बहुत अच्छे से नहीं आता है, आपका मोटिवेशन जब तक नहीं आता है, हमारा मोटिवेशन भी आपके लिए आवश्यक है और उतना ही आपका मोटिवेशन भी हमारे लिए आवश्यक है बेटा। क्योंकि जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारा जो लेक्चर है वो एक तरफा होगा, है ना। और कहा तो जाता है कि एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता, तो एक तरफा लेक्चर कैसे सफल होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जैसे नौजवान लड़कियां हमारी कितनी होशियार है, कितनी होनहार है, तुरंत एक एक के साथ साथ जोड़ती चली गई और आज देखो कितने अच्छे प्यारा हमारा एक ग्रुप तैयार हो गया, है ना। ठीक वैसे ही जैसे हमारा ग्रुप, अब आ जाइएगा अपनी क्लास से बाहर आ जाइए। अब हम लोग चलते क्यूटो में। तो जैसे वो जापान में चले जाते हैं, पुरानी राजधानी की और क्यूटो में चले जाते हैं, और वहाँ की रेल से उतरते ही बस में उनकी एंट्री हो जाती है। तो जैसे वो बस में बैठते हैं तो बस में उनकी मुलाकात एक जापानी लड़की से होती है, और वो एक छोटा सा माइक्रोफोन लेती है। माइक्रोफोन पता होगा आपको कि जो यहाँ पर लगाते छोटा सा होता है। तो माइक्रोफोन लेकर वो बोलने लगती है, और वो जब कोई कहता है कि चलो गीत ही गा दो, वो गीत गा देती है। कोई कहती है, कोई कहता है कि भाई सुंदर शहर के बारे में बता दो, बस सुंदर शहर के बारे में बता देती है। यहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह है जो देखने के काबिल है, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, बीच के रास्ते जो अत्यंत सुंदर है, मनोहारी है, उन सुंदर रास्तों का वर्णन वो करती है। तो इस प्रकार से वो जो नारी है वह केवल वहाँ कार्य नहीं करते, बल्कि हर किसी चीजों के संदर्भ में जानकारी देती है। और सुंदर शब्दों में, मतलब जैसे अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति, ठीक वैसे ही संस्कृति जापानीज की भी है। और प्लीज इस शब्दों को वह डोजो डोजो कहती है, और बैठाल रही है से तात्पर्य बिठा रही है, ध्यान में रखिएगा। और हमको हमको माने हम सबको कौन सी होटल में जाना, अभी मात्सुकिची होटल में उतारा गया। अब देखिए उस राष्ट्र के अनुसार अब मात्सुकिची होटल में रखा गया। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न, मतलब भारतीय पद्धति के भी और वेस्टर्न पद्धति के भी, मतलब भारतीय व्यवस्था कैसे होती है आपको पता होगा, अभी तो मतलब हर किसी जगह पर हो गया है। आई डोंट नो आप किस परिवेश से रहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर घरों की वेस्टर्न कल्चर पद्धति हो गई है। जैसे कि बाथरूम की सुविधा यदि होगी तो जो वॉशरूम का मोड होता था पहले, वो इंडियन मोड में होता था, लेकिन अब तो इंडियन मोड शायद ही कोई अपना ले, है ना। हर किसी जगह पर हम लोग अपनाते हैं कि अब तो वेस्टर्न कल्चर को हम सभी लोग अपना रहे हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की सेना के कमांडर से भी मुलाकात हो जाती तुकडोजी महाराज की, और वो बहुत लड़का अच्छा था। और इसी तरह क्यूश में भी मैंने एक मीटिंग नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए ली थी, उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया और उनका ताल्लुक सेवा मंडल के साथ जमा दिया। मतलब ऐसा एक ग्रुप का निर्माण तुकडोजी महाराज के जरिए हुआ, क्योंकि वहाँ की जो लड़कियां थी वह नौजवान थी, होनहार थी, होशियार थी, और उनके जितने भी प्रश्न थे, जैसे उनकी फैमिली से लेकर उन्होंने प्रश्न किए थे, उन सभी प्रश्नों को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और साथ ही में उन सभी लड़के और लड़कियों को उन्होंने सेवा मंडल के साथ जोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की? जी मैम। ओके। उन्होंने पूछा, क्या भारत में और भी ऐसे सेवक हैं जो अपने विश्व धर्म की भावना के लिए अपना जीवन अर्पित किए हुए हो? मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लोग तो भारत में ही आपको मिलेंगे जो धर्म के लिए अपना घर बार छोड़कर घर घर में घूमते हुए मानवता, अहिंसा और सेवा भावना का प्रचार कर रहे हैं। ये तो पुराने भी बहुत सारे साधु वेशी वहां इसी दृष्टिकोण से घूमते थे, मगर वे अब कट्टरपंथी बन गए हैं।
उन्होंने अपना धर्म राष्ट्रीयता से अलग मान रखा है। वास्तव में ये पुराने संप्रदायवादी लोग तत्ववादी कैसे बनेंगे? राष्ट्रीयता ही सही, धर्म और सेवा उसका मूल मंत्र है, ये किस प्रकार कहेंगे? इसी काम के पीछे हम पड़े हैं। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर द्वारा मैंने उनका समाधान किया। देखिए, लड़के और लड़कियों के प्रश्न निश्चित तौर पर होते हैं और होने भी चाहिए, है ना? 2 रूपों में प्रश्न होते हैं, एक तो हमें समझ में आता है तब, नहीं समझ में आता है तब, 2 रूपों में। तो यहाँ पर भी उन लड़कियों को विश्व धर्म से लेकर कई प्रकार के प्रश्न थे। ये जैसे कई ऐसे लोग हैं, तो आपके भारत में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं कि जो अपना पूरा जीवन अर्पित कर चुके हैं विश्व धर्म के लिए? हमने आपको इसके पूर्व भी विश्व धर्म वाली बात बताई थी। क्योंकि तुकडोजी महाराज ने जो 7 चक्रों की बात कही, आपको याद आ रहा होगा कि वो जो षटचक्र भेदन की बात उन्होंने कही थी और जो पूना से आए हुए जो जागृति पाटिल थे, उनके माध्यम से आपको रियलाइज़ेशन भी दिया गया। आपको बताया गया कि विश्व निर्मल धर्म क्या होता है। आपको यह तक बताया गया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किस प्रकार से अर्पित कर दिया। तो आज भी भारत में ऐसे संत हैं, जो अपना पूरा जीवन अर्पित कर चुके समाज के लिए, भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए, है ना? ये केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो विश्व निर्मल धर्म की बात, जो सहयोग की बात जागृति ने आपको की थी, जो निरंतर अविरल रूप से सेवा की बात की थी, राष्ट्रीयता की बात की थी, संप्रदायों की बात की थी, तो निश्चित ही तौर पर वो जो धर्म था, किसी धर्म को न मानने वाला, किसी पंथ को न मानने वाला, बल्कि एक मानवतावाद को मानने वाला, एक सत्य के अन्वेषी पर सत्यान्वेषी बनकर चलने वाला वो निर्मल योग, जिसे सहयोग कहा जाता है। तो सहयोग भी वैसा ही है जो विश्व धर्म की भावना को फैलाए रखता है। अब देखिएगा कि जैसे उन्होंने पूछा कि विश्व धर्म की भावना के लिए अपना जीवन अर्पित किए हुए हो, कितने ऐसे लोग हैं? या भारत में और भी ऐसे सेवक हैं जो अपने विश्व धर्म की भावना के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं? निश्चित ही तौर पर है दोस्तों। जैसे कि हमने अभी-अभी आपके साथ शेयर किया कि एक सहयोग का एक ऐसा बहुत उच्च स्तर का निर्मल धर्म है, जो विश्व निर्मल धर्म की स्थापना करवाता है। उसके फाउंडर डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 180 देशों में विश्व निर्मल धर्म और धर्म भी क्या तो शांति, सदाचार और जहाँ पर हम कहते हैं कि दया, क्षमा, शांति के स्विच ऑफ करके हम लोग चलते हैं, वहीं पर दया, क्षमा, शांति के स्विच ऑन करते हुए उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की। और आज हम लोग देख क्या रहे हैं कि आज समस्त विश्व जो कोरोना महामारी के समय में अत्यंत घोर त्राहिमाम के युग में सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जिन लोगों ने सहयोग की प्रविधि को अपनाया, वही लोग आज समस्त विश्व को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मेडिटेशन के ज़रिए शांति का संदेश पहुँचा रहे हैं। आज युवक और युवतियाँ आपने देख लिया कि वो भी लड़की ही थी, आपके ही उम्र की थी। उस लड़की ने कितनी सुचारू रूप से आपको बताया और आपको यदि जानने की और इच्छा होगी, तो हम आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप उसके कॉन्टैक्ट पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। उस लड़की को भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो पूना में रहती है, तो आप प्लीज़ उसके साथ बात कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी वो भी हल हो सकती है वहाँ पर। तो देखिए कि किस प्रकार से विश्व धर्म की भावना के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले लोग आज भी हैं। इसे लिखे हुए कितने युग बीत गए दोस्तों। 1955 की बात करें जब हमारा क्या, मुझे लगता है कि आपके पिता का भी जन्म नहीं हुआ होगा, तब की बात कर रहे हैं। अब जब उस समय की बात हम लोग करते हैं, तब किस प्रकार के लोग रहा करते थे, किस प्रकार के लोगों का उत्तरदायित्व हुआ करता था। तो सबसे ज़्यादा जो लोग भारत में मिलते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमने देख लिया कि कितनी महानतम है। और कोरोना की महामारी को बचाने के लिए हमने थाली को बजाया, तालियों को बजाया, शंख का निनाद किया, दीपों का दीपोत्सव किया, इस प्रकार से। तो देखिए, यो तो पुराने भी बहुत सारे साधु ऋषि वहाँ इस दृष्टिकोण से घूमते ही थे।
मगर वे अब कट्टरपंथी बन गया। उन्होंने अपना धर्म राष्ट्रीयता से अलग मान रखा, पर बहुत से ऐसे लोग थे हैं कि जो आज भी उन सभी सेवा भावना के रूप में अहिंसा के तौर पर घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना अपना एक कट्टरपंथ बना लिया। जैसे जैनों का अलग हो गया, आप में से कोई जैन हो तो मुझे माफ कर देना, है ना। हिंदुओं का एक अपना अलग हो गया। तो ये जो कट्टरपंथी बन गए, फिर इनका जो धर्म था वो दूसरे धर्म से पूरी तरह से अलग था, इनका पंथ दूसरे पंथ से पूरी तरह अलग था। तो जब इस प्रकार के तत्वों की बात की जाए, इस प्रकार के संप्रदायों की बात हम लोग करते हैं, तो राष्ट्रीयता अपना एक मूल धर्म था, मूल आधार, मूल मंत्र हमारा राष्ट्रीयता को आगे ले जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीयता के बीच में वो कट्टरपंथ आ गया, और जिस कारण हमारे जो तत्व थे वो भिन्न हो गए और वो एक कट्टरपंथ के रूप में अपनाने लगे। तो वास्तव में ये पुराने संप्रदायवादी लोग तत्ववादी कैसे बनेंगे? राष्ट्रीयता ही सही धर्म और सेवा ही उसका मूल मंत्र है, यह किस प्रकार कहेंगे? इसी काम के पीछे हम पड़े हैं। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर द्वारा मैंने उनका समाधान कर दिया। तमाम ऐसे प्रश्न उन लोगों, बच्चों के दिल में थे, लड़कों के दिल में थे, लड़कियों के दिल में थे, और उन तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने उसका समाधान कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आपकी आज्ञा है आगे बढ़े? जी मैम। हाँ, अब चलते फिर से एक बार जापनी के कमरे में। अब जापनी के कमरे में जहां पर हम लोग ठहरे हैं वो बड़ा ही साफ सुथरा और अन्य सभी कमरों से हम अच्छा समझते हैं। इसका एक कारण और भी है। इस कमरे को देखकर मुझे पूज्य महात्मा गांधी जी की याद हो आती है। 1936 में जब मैं सेवाग्राम ठहरा था, तब वहां भी इस तरह की चटाइयों के जरिए उन्होंने अपना सादा सा कमरा सजाया था। उस वक्त भी ऐसे ही जापानी पद्धति के खड़ाव पहनते थे और छोटी सी गद्दी बिछाकर बैठते थे। आपको पता है कि हमने इसके पूर्व आपको बताया था, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के जीवन परिचय के साथ आप सभी लोगों को परिचित करवा दिया कि जैसे ही 1936 की बात चलती है तो सेवाग्राम आश्रम में हमारे तुकडोजी महाराज ठहरे थे, और वहां पर भी इस प्रकार की चटाइयाँ, क्योंकि चटाइयों को बुनना, या हम कहे कि कपास से कापड़ को तैयार करना, सूत को चरखे के जरिए तैयार करना, ये सारी चीजें को हम बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं महात्मा जी के संदर्भ में। तो देखिएगा कि महात्मा जी के जीवन संदर्भ से लेकर कि उनका जो संदर्भ सेवाग्राम में रहा, उन्होंने जो सेवाग्राम में देखा, जो फील किया, अब वही उनको याद आ गई कि चटाइयाँ वहां पर बिछाई गई है। सादा सा कमरा था, लेकिन उस सादे से कमरे को किस प्रकार से सजाया गया है। और उस वक्त भी ऐसे ही जापानी पद्धति के खड़ाव वो पहनते थे। खड़ाव से तात्पर्य क्या है? खड़ाव शब्द इसके पूर्व आया है, क्या होता है खड़ाव शब्द बताओ? कविता नहीं जुड़ी क्या? विद्या भी नहीं जुड़ी है? उजाला अटेंडेंस ले लीजिएगा बेटा आप। 8 बच्चे थे, 8 के 6 हो गए हैं। कौन निकल गया बाहर और क्यों निकला? हाँ बताइए, खड़ाव से तात्पर्य क्या होता है? अरे आया है ना ये शब्द, आप लोग ध्यान नहीं रखते हो क्या? देखिए बेटा, आपके पास कॉपी पड़ी होनी चाहिए, पेन पड़ा होना चाहिए, और है ना डेट वाइज लिखते जाइएगा आप कि ये प्रश्न, ये संदर्भ आया था, ये सा आया था, क्योंकि हो सकता है आपको संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए यदि पूछा जाता है ना, तो आपके पास सारी चीजें हो, इसलिए पूरा का पूरा ले रहे हैं। हो सकता है कि आप में से 2-4 पंक्तियां इसी में से उठाई जाए और आपको प्रश्न पूछा जाए, संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, क्या करेंगे आप लोग? ऐसा सवाल आया तो आपको किसी भी संदर्भ में एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, न तो हमसे न तो आपसे, ध्यान में रखिएगा। खड़ाव से तात्पर्य चप्पल से है, इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था। ऐसी जापनी पद्धति के खड़ाव पहनते थे और छोटी सी गद्दी बिछाकर बैठते थे। हम कमरे में ठहर कर सांसी ले रहे थे कि वहां के सेवकों ने, अब देखो बेटा दोपहर हो गई है, आपको सुबह का खाना कितने सुंदर रीति से मिल गया, अब दोपहर में दूध मिल गई, कॉफी मिल गई, फल मिल गए, और इस प्रकार की सुविधा भी, व्यवस्था भी मिल गए।
मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना दूध कॉफी फल बताते हुए? मुंह में पानी आ रहा है क्या? नो मैम। हाँ हाँ नो ठीक मैम। है, ओके ओके ओके। तो खैर खाना तो सभी जगह मिलता है, मगर उनके देने का ढंग कुछ अलग होता है और इनके देने का ढंग कुछ और ही है। चलते देखते कि इनके देने का ढंग क्या है। बस मैंने दूध ले लिया और स्नान करने चला गया। वहां से आकर भोजन किया और जरा सो गया। इतनी शांति से सुलाया उन्होंने कि क्या कहे। हाँ, अब ले लीजिएगा उजाला, अब 8 लोग जुड़ गए हैं। वहां से आकर भोजन किया और जरा सो गया। इतनी शांति से सुलाया उन्होंने कि क्या कहे। वहां के आदमी जरूरी के वक्त बहुत धीरे धीरे आवाज करते हैं, जैसा कोई बालक उन्हीं की गोद में सोया हुआ हो। देखिए सोने का ना एक नियम है, जैसे आपको बता दूं, पता होगा आपको, आपके परिवार में आपकी मम्मी होगी, नानी होगी, जो भी कोई पुराना व्यक्ति होगा, तो सोए हुए व्यक्ति को जगाया नहीं जाना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि जो सोता है ना, तो उसे आराम से सोने दिया कीजिए। आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना, मतलब नहीं तो आप कहोगे कि मैडम मेरा तो 7:30 का लेक्चर था, मैं सोई थी तो आपने कहा था कि सोने दो। बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो सोना मना है। हम आपके घर के बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, आपके बारे में बिल्कुल नहीं, है ना। तो जितने बड़े लोग होते हैं वो यदि सोते हैं और हम लोग मस्ती करते हैं, हंसते हैं, मोबाइल पे जोर से बात करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि अभी भी घर के आदमी सोए हो आपके घर में और हम लोग इतने जोर जोर से लेक्चर ले रहे हैं, तो आपको ऊपर चले जाना है, छत पर बैठना है, किसी छोटी सी जगह को ढूंढ लो कि वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, न तो धूप आपको डिस्टर्ब करे और न कोई, है ना। ऐसी जगह पे आप बैठो ताकि जो सोया हुआ व्यक्ति है वह अच्छे से आराम कर सके। ऐसा ही हुआ कि जब वो सो रहे थे तो उनको शांति से सुलाया गया। बात लोग जरूर करते थे लेकिन धीरे धीरे आवाज में बात करते थे। और इसके पूर्व भी हमने धीरे आवाज की बात कही थी, जैसे पति पत्नी की आवाज होती है ना, ठीक वैसे ही वो बात करते थे। सोकर उठा, जब वो सोकर उठे तो लिखने के लिए बैठे, 3-4 लेख लिख डाले। और ये सब वृत्तांत भी लिख रहा हूँ। अब हाल में हम क्यूटो में हैं, कल यहाँ के सभी मुख्य स्थान और भगवान बुद्ध के प्राचीन स्थान को देखने चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपकी आज्ञा है, आगे बढ़े बेटा। Yes, ma'am. ओके, चलते हैं। 31 जुलाई 1955 क्यूटो शहर में। आज हमें शहर के मंदिर का निमंत्रण था और इसीलिए 10 बजे हम शहर गए थे। भोजन भी वही था। प्रथम हमें एक ऐसी जगह ले गई जहां पर पिछली सन 45 की लड़ाई में करीबन 20,000 जापानी काटे गए थे। उनकी याद में एक बहुत विशाल जगह में बुद्ध जैसी आकृति की 100 फीट की विशाल मूर्ति बनाई और उस देवता का नाम कुनान है। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, बेटा ध्यान में रखिएगा कि क्यूटो में एक बड़ी सी जो बुद्ध की जैसे 100 फीट की विशाल मूर्ति बनाई गई है, उस देवता का नाम क्या है? क्या है उस देवता का नाम? कुनान। वेरी गुड। उसके पीछे एक विशाल पर्वत है। वह पर्वत सूखा नहीं, हरा भरा है, बड़ा सजीला, बड़ा सुंदर है वह। उसके सामने वह मूर्ति है, अंदर पोली है। उसमें बुद्ध के कंठ की अस्थियां सोने के सुंदर कुंडे में रखी है। इतना गंभीर और मनोहर स्थान है, मानो आदमी का दिल वहां से हटने को नहीं होता। चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। कहाँ जाएंगे? तो क्यूटो शहर में चले जाएंगे और उस मंदिर का दर्शन करेंगे जहाँ पर अत्यंत सजीला है, सुंदर रूप दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, तो बुद्ध के कंठ, कंठ आपको पता होगा, और कंठ का हिस्सा माने गले का हिस्सा, और वहाँ की जो अस्थियां होती है वो सोने के एक सुंदर से कुंडे में रखी गई है और अत्यंत गंभीर है, संवेदनशील है ना, मतलब अस्थियां रखना मतलब संवेदनता को, गंभीरता को प्रकट करता है। उस मंदिर के और उस भवन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने सब बताया। बाद बाकी रचना देखी। सारा स्थान बिल्कुल सादा मगर दिखने को सौंदर्यवान। बनाई काली रेती के कंकर बीच के रास्ते में और सफेद रेती के कंकर बाजू के प्लॉट में। विशाल मैदान था वह। मंदिर के पीछे जो जापानी मारे गए थे उनकी सूची और उनके चिन्ह है, बिल्कुल अच्छे ढंग से रखे हैं वे।
उसके बाद हमें नजदीक ही जहाँ भोजन दिया जाने वाला था वहां लाए। वहां भी बड़ी रमणीय था। बीच में बुद्ध की मूर्ति चमकदार, अतराफ का श्रृंगार, मतलब सुंदर सा श्रृंगार वहां का है। उसकी सभा मंडप में भोजन को अलग अलग बैठा है। बड़ी देर लगती है इनके सामुदायिक भोजन को। पहले तो संतरों के फलों में ठंडा बर्फ भर के लाया, वह खिलाया। बाद हम सबका परिचय हुआ। बाद में मेवा जैसी मिठाई आई, वह भी अजीब थी। पश्चात भोजन। अरे यार, हर लेक्चर में आपको भोजन 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 दिया जा रहा है। सही में कितना प्यारा भोजन मिल रहा है। संतरे का जूस मिल रहा है खास तौर पर। और अब तो भोजन में मिलेगा लकड़ी की टाटी में, लकड़ी की कटोरियां, हाथ से खाना नहीं, उसको भी लकड़ी की दो कमचियां। कमचिया से तात्पर्य क्या होगा? स्पून। हाँ, एग्जैक्टली, चम्मच। और उसी से अब खाना है वो मैंने सीख लिया। अब चला भोजन। मुझे लगा कि यहाँ भी ये लोग मांस मच्छी खाते होंगे, मगर वह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वे सब बुद्ध धर्मी थे, बड़े सेवा भावी थे, दिखने में बड़े सुंदर, काली काली पतली कफनियां पहने, अंदर सफेद कपड़ा, सफेद स्फटिक सा बदन, दुबला दुबला, वही परोसते थे हमें। भोजन में भी अलग अलग रीतियां। हमें तो हिंदुस्तान में ऐसा कभी खाना खाने ही नहीं मिला। मैं तो बड़ा डरता था कि कहीं मच्छी भात या मांस आता है, मगर कुछ भी नहीं था। अब चला भोजन और बातें भी। हर बात में सिर झुकाओ। हर आदमी आया कि सिर झुकाओ। बेजार हुआ भाई यह सिर झुकाने में, मगर उनको तो वही आदत। बाद हमें बुद्ध की एक एक मूर्ति, उस स्थान की फोटो और उसके साथ इतिहास की पुस्तिका दी गई। देखिएगा कि जब हम किसी एक जगह पर जाते हैं तो उस जगह पर क्या क्या मिलता है। तो हमें खाने को मिल गया, भोजन कैसा है वो भी मिल गया। देखिए हर हर जगह की खासियत कितनी सुंदर है। एक सवाल आपको हमने डाला था बिटिया कि जो गूगल क्लासरूम पे डाले थे कि शिमूजी शहर का नगर का वर्णन आप अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, ऐसा ही क्यूटो का भी आप बना के रखिएगा। तो ये जो भोजन का वर्णन है, लकड़ी के टाट है, वहां पर अलग, यहाँ का अलग, तो आप इस प्रकार का कटिंग यदि करते हैं ना तो आपको बहुत तुरंत क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स के साथ। चलते आगे। फिर हम चले बस से। अब हम लोग फिर से एक बार उस बस में चलते हैं। सारा शहर घूम कर आए। कितना विशाल है शहर, मतलब बड़ा है, कितना सौंदर्य भरा। इस शहर में चारों ओर वृक्ष, लता, पर्वत और जगह जगह भगवान बुद्ध के विशाल मंदिरों की राजमहल जैसी शोभा। सारा शहर ही कला से भरा है। यह शहर एक म्यूजियम ही है। कई काले आदमी तो सपने में भी नजर नहीं आए। मतलब सब लोग गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं। और आज का रविवार था। सारे स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी होगी। जगह जगह लड़के और लड़कियों के झुंड झुंड नदियों पर तैरने को और मैदानों में खेलने को। लड़कियां भी खूब खेलती हैं। छोटे छोटे बच्चों को तैरना सिखा देते हैं। सारा शहर गजबज गया है यह। मैं नीचे उतरा। लोगों की भीड़ मुझे देखने आती थी। लोग पूछताछ कर रहे थे। बस देखते देखते हम अपनी जगह आ गए। शहर की गली गली बस में घूम आए। इतने विशाल मंदिर तो भारत में भी बहुत है, मगर ये ढंग नहीं। ज्यादा मंदिर लकड़े के हैं, मगर इनका ढंग अच्छा दिखता है। इस शहर पर भगवान बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी है। मुझे तो लगता था कि भारत में इस महापुरुष ने जन्म लिया, मगर सारा क्षेत्र इस जापान में ही रख दिया। कितने लोग इस महापुरुष को मानते हैं, मैं देखकर चकित हुआ हूँ। भारत में सबसे अधिक मानवता का प्रचार बुद्ध ने ही किया होगा, मगर समय बदलते रहता है। आज वही कुछ लोगों ने विपर्यास कर दिया है। ऐसा तो होता है। जब आत्मवान पुरुष जाता है तब उसके चलाने वाले उतने ही होंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्गदर्शक आने दीजिए, मगर उनका पंथ ना बनाइए। उससे धर्म में टुकड़े बनते हैं, संप्रदाय बनता है। अब तो भी सांप्रदायिकता बनाना बढ़ाना दूर करके मानव उतना एक और उसके सिद्धांत विश्व के तरफ जाने के और विश्व को सजाने के रहने चाहिए। मनुष्य गांव के लिए, गांव प्रांत के लिए, प्रांत देश के लिए, देश विश्व के लिए सहकारी बनना चाहिए। इनका रास्ता इतना सीधा बनना चाहिए कि कोई किसी के लिए विघातक न हो। देखिए ना,
हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं जो मानवता प्रेमी थे, मानवता का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। कई जगह पर ऐसी बात हम लोग देखते हैं बेटा कि जब भी मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं उन लोगों को नष्ट कर दिया जाता है, उन लोगों में बाधाएं उत्पन्न कर दी जाती है। जैसे कि अशोक के चित्रण को यदि हम लोग देखते हैं ना, सम्राट अशोक पढ़िएगा जरूर, मतलब सम्राट अशोक की जीवनी तो हर व्यक्ति ने एक बार जीवन में पढ़नी चाहिए सही में। मतलब देखिएगा कि उनके जीवन की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब उनकी बच्ची तक, उनकी लड़की जो है ना तो संघमित्रा, तो उनकी लड़की तक उन्होंने कितना सुंदर रीति से कार्य किया। बड़ा मजा आता है उसे भी पढ़ने में, जितना मजा टुकड़ू जी महाराज में आता है ना पढ़ाने में और पढ़ने में भी। आपको भी मजा आ रहा होगा, आपको भी मजा आ रहा है? जी मैम। जी मैडम। हाँ, बस वही मजा उन लोगों को भी आता था। तो बस अब देखिए कि उन लोगों ने क्या किया कि विश्व को संजोने के लिए, विश्व को रचने के लिए किस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। गांव के लिए, प्रांत के लिए, प्रांत देश के लिए, देश विश्व के लिए सहकारी बनना चाहिए। अब देखिए ना, व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सुधार परिवर्तन लाना है तो एक व्यक्ति से परिवर्तन लाने से बात नहीं होगी। वह परिवार को परिवर्तित करेगा, परिवार परिवेश को, परिवेश नगर देश को, नगर को, नगर देश को, और देश पूरे विश्व को, और तब जाकर ये कार्य घटित हो सकता है। बस अब मैंने आकर जरा आराम किया, बाद में लिखने बैठा। घड़ी में बजे 6। अब मैं बाल बनाने के लिए नाई की दुकान में गया था। यहाँ नाई घर को नहीं आते क्योंकि बाल बनाने का उनका ढंग ही है। दुकान में जाते ही देखा यहाँ तो सब तरफ कांच लगे हैं, प्रसन्न वातावरण है, करीबन 10-12 कुर्सियां लगी है, जगह जगह फूलों की कुंडियां रखी है। मुझे जाते ही कुर्सी पर बैठाया गया और झट नाई ने आकर कुर्सी से लिटवाया जैसे मैं सो ही गया हूँ। प्रथम साबु लगाकर फिर गर्म पानी का कपड़ा लपेटा गया, थोड़ी देर तक रखा, फिर उसने आकर बाल बनाया। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ हाथी पोंछ रहा हो, इतना साफ था उसका हाथ। झट उसने साबुन से हाथ धोकर एक प्रकार के बर्तन में ठंडा पानी लगा, ऐसा लगा जैसे सोए आदमी को होश आया हो। अपनी सांस मेरे मुंह पर न पड़े